कल्पना कीजिए, एक शांत कमरा है, कोई शोर नहीं, कोई दृश्य नहीं, और फिर भी कुछ है। आपका अनुभव, आपका होना, आपका कॉन्शियसनेस। यह वही क्षण है जहाँ से मानव सभ्यता के सबसे गहरे प्रश्नों की शुरुआत होती है। हम जानते हैं कि हमारे सिर के भीतर एक ब्रेन है, लगभग 1.5 किलो का जैविक टिश्यू, न्यूरॉन्स, स्नैप्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल एक्सचेंजेस से बना हुआ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस बायोलॉजिकल मशीनरी के भीतर कुछ ऐसा घटित होता है जिसे हम अनुभव कहते हैं। रंग दिखाई देते हैं, ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, दुख चुभता है, आनंद फैलता है। प्रश्न ये नहीं कि ब्रेन काम करता है या नहीं, प्रश्न है यह काम करना अनुभव कैसे बन जाता है। और यही है द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वह चीज़ है जिसके बिना कोई सवाल पूछा ही नहीं जा सकता, और फिर भी जब हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो शब्द फिसलने लगते हैं। हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस मतलब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस मतलब व्हाट इज लाइक टू बी समथिंग। लेकिन यह डेफिनेशंस समस्या हल नहीं करती, ये बस समस्या को नाम देती हैं। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि हम कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि यह आती कहाँ से है। एक रॉक में एटम्स हैं, एक ट्री में सेल्स हैं, एक एनिमल में नर्वस सिस्टम है, और फिर किसी बिंदु पर एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। आखिर क्यों? इतिहास में इस प्रश्न के दो बड़े रास्ते रहे हैं। पहला रास्ता कहता है कॉन्शियसनेस कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसा जिसे साइंस कभी पूरी तरह पकड़ ही नहीं पाएगी। दूसरा रास्ता कहता है कॉन्शियसनेस भी एक फिनोमेना है, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन या विजन, जटिल लेकिन एक्सप्लेनेबल। डैनियल डेनेट इसी दूसरे रास्ते पर खड़े हैं, और यहीं से कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन शुरू होती है। यह किताब कॉन्शियसनेस को बचाने की कोशिश नहीं करती, यह उसे डिमिस्टिफाई करने की कोशिश करती है। डेनेट का दावा सीधा है लेकिन अनकंफर्टेबल। कॉन्शियसनेस कोई मैजिकल सब्सटेंस नहीं है, यह ब्रेन के भीतर होने वाली प्रोसेसेस का परिणाम है। लेकिन यह कहना आसान है, इसे दिखाना कठिन है, और यही इस किताब का साहस है। डेनेट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस को समझने में हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारी अपनी इंट्यूशन है। हमें लगता है कि हमारे भीतर एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ सब कुछ प्रेजेंट होता है, जहाँ एक इनर ऑब्जर्वर बैठा है जो देखता है, सुनता है, निर्णय लेता है। यह कल्पना इतनी नेचुरल लगती है कि हम इसे क्वेश्चन ही नहीं करते। लेकिन डेनेट के अनुसार यह कल्पना सबसे बड़ा भ्रम है। इसे वे कहते हैं कार्टेशियन थिएटर, एक ऐसा इमेजरी स्टेज जहाँ एक्सपीरियंस प्ले होता है और माइंड का कोई हिस्सा ऑडियंस की तरह उसे देखता है। डेनेट का प्रोजेक्ट इसी इंट्यूशन को तोड़ने का है। कॉन्शियसनेस हमें स्पेशल इसीलिए लगती है क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन है। आप अपने दर्द को जानते हैं बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, आप अपने डर को महसूस करते हैं बिना किसी ब्रेन स्कैन के। साइंस आमतौर पर थर्ड पर्सन होती है, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, डेटा। लेकिन कॉन्शियसनेस वह इनसाइट से महसूस होती है। यहीं से लोग कहते हैं साइंस एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करेगी, क्विलिया का क्या, सब्जेक्टिविटी का क्या। डेनेट इन सवालों से भागते नहीं हैं। वे कहते हैं अगर कॉन्शियसनेस रियल है तो उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, और अगर उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो शायद हम उसे गलत समझ रहे हैं। यहाँ एक निर्णायक मोड़ आता है। डेनेट पूछते हैं हम कॉन्शियसनेस को स्टडी कैसे करें? इंट्रोस्पेक्शन से, ब्रेन इमेजिंग से, रिपोर्ट से, बिहेवियर से। यहीं से उनकी फेमस मेथड उभरती है, हेट्रो फिनोमेनोलॉजी। लेकिन अभी हम केवल इतना जानेंगे कि डेनेट कोई इनर सोल नहीं ढूंढ रहे, ये पैटर्न ढूंढ रहे हैं, प्रोसेसेस, नैरेटिव्स। कॉन्शियसनेस को वे एक यूजर इल्यूजन की तरह देखते हैं जो रियल है लेकिन मैजिकल नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे डीप फिलॉसफी और साइंस ऑडियो लेक्चर पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे और लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। इस लेक्चर की आपसे बस एक ही मांग है, और वो है ईमानदारी। डेनेट की फिलॉसफी कंफर्टिंग नहीं है, यह ईगो को चुनौती देती है, यह स्पेशल सेल्फ की धारणा को हिलाती है। लेकिन बदले में यह क्लैरिटी देती है,
यह दिखाती है कि माइंड कैसे बनता है, सेल्फ कैसे उभरता है और एक्सपीरियंस कैसे कंस्ट्रक्टेड होता है। अभी तक हमने सिर्फ सवाल उठाया है लेकिन उत्तर नहीं दिया। अब हम देखेंगे कि ड्यूअलिज्म कहाँ से आया, डेकार्ट ने क्या सोचा और क्या कार्टेशियन थिंकिंग आज भी हमारे माइंड में बैठी हुई है, क्योंकि जब तक हम पुरानी गलतियों को नहीं समझते नई समझ संभव नहीं होती और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। हमने यह स्वीकार किया है कि कॉन्शियसनेस का प्रश्न केवल साइंटिफिक नहीं है, यह ऐतिहासिक भी है। हम जिस तरह आज कॉन्शियसनेस के बारे में सोचते हैं वह सोच अचानक पैदा नहीं हुई, वह सदियों की परंपरा है, दार्शनिक आदतों का परिणाम है और कुछ गहरे बैठे हुए मेटाफर्स का असर है। डैनियल डेनेट के अनुसार अगर हमें कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि हम उसे गलत तरीके से कैसे समझते आए हैं, और इस गलत फहमी का सबसे बड़ा स्रोत है कार्टेशियन ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म का विचार सरल है। वास्तविकता दो फंडामेंटली अलग चीज़ों से बनी है। पहला है माइंड और दूसरा है मैटर। बॉडी मटेरियल है, ब्रेन फिजिकल है, लेकिन माइंड कुछ और है। यह सोच कहती है कि आपका शरीर स्पेस में फैला हुआ है लेकिन आपका माइंड स्पेस से बाहर है। यह सोच इतनी पुरानी है, यह लगभग इनट्यूटिव यानी सहज ज्ञानयुक्त लगती है, लेकिन इसका क्लासिक रूप 17वीं शताब्दी में सामने आया। रेने डिकार्ट वह फिलोसोफर हैं जिन्होंने मॉडर्न फिलॉसफी की नींव रखी। उनका फेमस स्टेटमेंट है आई थिंक बिफोर आई एम। इस वाक्य में छुपी हुई धारणा बहुत गहरी है। डिकार्ट के लिए थिंकिंग सर्टेनिटी है, बॉडी डाउट के घेरे में है, यानी मैं अपने थॉट्स पर शक नहीं कर सकता लेकिन अपने शरीर पर कर सकता हूँ। यहाँ से डिकार्ट ने निष्कर्ष निकाला माइंड और बॉडी अलग हैं, बॉडी एक मशीन है, माइंड एक थिंकिंग सब्सटेंस है, और यहीं से पैदा हुआ माइंड बॉडी प्रॉब्लम। डेकार्ट ने कभी भी कार्टेशियन थिएटर शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी सोच ने इस मॉडल को जन्म दिया। इस मॉडल के अनुसार ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, फिर उसे एक सेंट्रल प्लेस पर भेजता है जहां माइंड बैठा है और वहां एक्सपीरियंस दिखाई देती है। यह एक साइलेंट अजम्पशन है कि कहीं ना कहीं एक अंतिम बिंदु है जहां सब कुछ कॉन्शियस हो जाता है। डेनेट कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग आज भी इसी मॉडल के साथ सोचते हैं, भले ही हम ड्यूअलिज्म को वर्बली रिजेक्ट कर दें। कार्टेशियन ड्यूअलिज्म गलत होने के बावजूद भी इतना पावरफुल है, इसके लिए डेनेट 3 कारण बताते हैं। पहला, हमारे अनुभव यूनिफाइड लगते हैं, एक समय पर एक सीन, एक अब। दूसरा, हमें लगता है कि कोई मैं है जो इन अनुभवों को देख रहा है। तीसरा, इंट्रोस्पेक्शन की सीमा, हम अपने थॉट्स को देखते हैं लेकिन उनकी न्यूरल प्रोडक्शन को नहीं। इस गैप में ड्यूअलिज्म आराम से बैठ जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने बॉडी को तो समझा लेकिन माइंड को अक्सर अलग छोड़ दिया। ब्रेन स्कैन्स हमें एक्टिविटी दिखाते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। यहाँ कई थिंकर कहते हैं साइंस बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकती है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं। डेनेट इस दावे को एक इंटेलेक्चुअल सरेंडर मानते हैं। उनका कहना है अगर कॉन्शियसनेस नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा है तो उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कार्टेशियन थिंकिंग छोड़नी होगी। डेनेट खुद मटीरियलिज्म के पक्ष में है लेकिन नाइव मटीरियलिज्म के नहीं। मटीरियलिज्म यह नहीं कहता कि एक्सपीरियंस इल्यूजन है, यह कहता है एक्सपीरियंस का कोई एक्स्ट्रा मेटाफिजिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई गोस्ट नहीं, कोई इनर सोल नहीं, सिर्फ प्रोसेसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस। और यही पॉइंट कार्टेशियन ड्यूअलिज्म को अस्वीकार करता है। डेनेट कहते हैं कि ड्यूअलिज्म सिर्फ गलत नहीं है, यह हार्मफुल भी है, क्योंकि यह साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को रोकता है, यह मिस्ट्री को ग्लोरीफाई करता है, यह कॉन्शियसनेस को अनटचेबल बना देता है, और जब कोई चीज़ अनटचेबल बन जाती है तो उस पर थिंकिंग बंद हो जाती है। डेनेट का लक्ष्य है थिंकिंग को वापस शुरू करना। अब तक हमने देखा कॉन्शियसनेस का सवाल क्यों पैदा हुआ, ड्यूअलिज्म ने उसे कैसे शेप किया, और कार्टेशियन थिंकिंग क्यों मिसलीडिंग है। लेकिन अब अगला सवाल उठता है, अगर हम इनर ऑब्जर्वर को हटा दें, अगर कार्टेशियन थिएटर को तोड़ दें, तो कॉन्शियसनेस को स्टडी कैसे करें। इंट्रोस्पेक्शन अनरिलायबल है, प्योर बिहेवियर
अनसफिशिएंट है। यहीं से डेनेट की सबसे कंट्रोवर्शियल मूव आती है, हेट्रो फिनोमेनोलॉजी। अब तक हमने दो चीज़ें स्पष्ट की हैं। पहली, कॉन्शियसनेस का प्रश्न केवल साइंटिफिक नहीं, यह ऐतिहासिक और फिलोसफिकल दोनों है। दूसरी, कार्टेशियन ड्यूलिज्म और कार्टेशियन थिएटर हमारी सोच में इतनी गहराई से बैठे हैं कि हम उन्हें नेचुरल मान लेते हैं। लेकिन अब एक निर्णायक प्रश्न सामने आता है, अगर इनर ऑब्जर्वर नहीं है, अगर कोई सेंट्रल स्टेज नहीं है, तो कॉन्शियसनेस को स्टडी कैसे किया जाए? यहीं से डैनियल डेनेट अपनी सबसे महत्वपूर्ण मैथडोलॉजिकल चाल चलते हैं, एक ऐसी चाल जिसने उन्हें फेमस भी बनाया और कंट्रोवर्शियल भी। इस मेथड का नाम है हेट्रो फिनोमेनोलॉजी। पहले एक शब्द समझना जरूरी है, फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी का दावा ये है कि हम कॉन्शियसनेस को जैसा वह अनुभव में दिखाई देती है वैसा ही स्टडी करें, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को स्टार्टिंग पॉइंट मानें। फिनोमेनोलॉजिस्ट्स के लिए फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस सबसे ट्रस्टवर्थी डाटा है। लेकिन डेनेट यहाँ रुक जाते हैं। ये पूछते हैं, क्या इंट्रोस्पेक्शन वास्तव में रिलायबल है? क्या लोग अपने अनुभवों को ठीक ठीक रिपोर्ट कर सकते हैं? उनका उत्तर है नहीं। और इसी नहीं से हेट्रोफिनोमेनोलॉजी का जन्म होता है। हेट्रोफिनोमेनोलॉजी का अर्थ है दूसरों के अनुभव का अध्ययन एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन दृष्टिकोण से। डेनेट कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो साइंटिस्ट को यह नहीं कहना चाहिए हाँ यह लाल का प्योर एक्सपीरियंस है, और न ही यह कहना चाहिए यह झूठ है। इसके बजाय साइंटिस्ट को कहना चाहिए इस व्यक्ति का बिलीफ है कि उसे लाल दिखाई दे रहा है। यानी सब्जेक्टिव रिपोर्ट को एक डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि अल्टीमेट ट्रुथ की तरह। हम अक्सर मान लेते हैं कि व्यक्ति अपने अनुभव का सबसे बड़ा एक्सपर्ट होता है। डेनेट इस धारणा को चुनौती देते हैं। ये कहते हैं लोग अपने अनुभवों के बारे में गलत हो सकते हैं, न सिर्फ झूठ बोल सकते हैं बल्कि सिंसियरली मिस्टेकन भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चेंज, ब्लाइंडनेस, इल्यूजन और बातचीत। हम देखते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि हम क्या नहीं देख रहे। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता मेंटल प्रोसेस तक। हेट्रोफिनोमेनोलॉजी का उद्देश्य कॉन्शियसनेस को इंसल्ट करना नहीं है। डेनेट कहते हैं अगर हम कॉन्शियसनेस को सीरियसली लेना चाहते हैं तो हमें उसे साइंटिफिकली रिस्पेक्टेबल बनाना होगा। और साइंस में इसका अर्थ है नो प्रिविलेज्ड एक्सेस, नो सेक्रेड डेटा, नो अनटचेबल एक्सपीरियंस। हर रिपोर्ट, हर क्लेम, हर फीलिंग सबको एक्सप्लेन करना होगा। यहीं पर डेनेट का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जुड़ता है, इंटेंशनल स्टांस। इंटेंशनल स्टांस का मतलब है किसी सिस्टम को समझने के लिए उसके बिलीव्स, डिजायर्स, इंटेंशंस को एज्यूम करना। हम यह रोज करते हैं। हम कहते हैं वह ट्रेन पकड़ना चाहता है, वह व्यक्ति सोच रहा है, वह डर रहा है। डेनेट कहते हैं ये अजम्पशंस फिक्शन नहीं हैं, ये यूजफुल एब्स्ट्रैक्शंस हैं। हेट्रोफिनोमेनोलॉजी में सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स को इंटेंशनल स्टांस से इंटरप्रेट किया जाता है। डेनेट यहाँ एक सटल लेकिन रेडिकल बात कहते हैं। वे कहते हैं कॉन्शियसनेस कोई कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं है बल्कि एक नैरेटिव कंस्ट्रक्शन है। ब्रेन अलग अलग प्रोसेसेस चलाता है, पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूटेड, और बाद में इन प्रोसेसेस का एक कोहेरेंट स्टोरी बनती है। यह स्टोरी हमें एक्सपीरियंस की तरह महसूस होती है। हेट्रोफिनोमेनोलॉजी इस नैरेटिव को रिकॉर्ड करती है, एनालाइज करती है और एक्सप्लेन करती है। डेनेट पर सबसे आम आरोप यही है कि आप कॉन्शियसनेस को डिनाई कर रहे हैं। डेनेट का उत्तर सिंपल है, मैं एक्सपीरियंस को डिनाई नहीं कर रहा, मैं उसके मैजिकल इंटरप्रिटेशन को डिनाई कर रहा हूँ। पेन रियल है, जॉय रियल है, फियर रियल है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन गोस्ट्स और इनर थिएटर्स में नहीं मिलेगा। अगर हम गलत मेथड चुनते हैं तो हम गलत कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। डेनेट के अनुसार कार्टेशियन थिएटर एक गलत मॉडल है, इसलिए कॉन्शियसनेस मिस्टीरियस लगती है। हेट्रोफिनोमेनोलॉजी एक बेहतर मॉडल है, इसलिए कॉन्शियसनेस एक्सप्लेनेबल लगती है। यह मेथड लिसनर से भी एक मांग करता है, अपने इंट्यूशंस पर भरोसा मत करो, उनकी जांच करो। अब तक हमने ड्यूलिज्म को डिसमेंटल किया, कार्टेशियन एजम्पशन को पहचाना और मेथड को रीडिफाइन किया। लेकिन अभी एक इल्यूजन बची हुई है, एक ऐसा विचार
जो लगभग हर कॉन्शियसनेस थ्योरी में छुपा रहता है कि कहीं ना कहीं एक जगह है जहाँ सब कुछ कॉन्शियस हो जाता है। हमने यह समझ लिया है कि ड्यूअलिज्म केवल एक फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन नहीं है, यह एक हैबिट ऑफ थॉट है, और इस हैबिट का सबसे प्रभावशाली रूप है कार्टेशियन थिएटर। डेनेट के अनुसार अगर कॉन्शियसनेस को समझने में एक ही सबसे बड़ी रुकावट चुननी हो तो वह यही है। कार्टेशियन थिएटर कोई फॉर्मल थ्योरी नहीं है, यह एक इम्प्लिसिट अजम्पशन है। यह मान्यता है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, यह प्रोसेसिंग किसी फाइनल स्टेज पर पहुंचती है, उस स्टेज पर एक्सपीरियंस होता है और वहाँ एक ऑब्जर्वर है जो उस एक्सपीरियंस को देखता है। यह ऑब्जर्वर कभी सोल कहलाता है, कभी माइंड, कभी कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। नाम बदलते रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, एक सेंटर, एक मूवमेंट, एक अब। कार्टेशियन थिएटर हमें इतना कन्विंसिंग लगता है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यूनिफाइड लगता है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, एक सिंगल स्ट्रीम है, एक प्रेजेंट मूवमेंट है। लेकिन डेनेट कहते हैं यह फीलिंग एविडेंस नहीं है, यह एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है। हम जिस यूनिटी को महसूस करते हैं वह रिजल्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। डेनेट एक साधारण लेकिन घातक सवाल उठाते हैं, कॉन्शियसनेस कहाँ होती है? ब्रेन में, विजुअल कॉर्टेक्स में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, थैलेमस में? यह सवाल इनोसेंट लगता है, लेकिन डेनेट के अनुसार यह सवाल ही गलत है, क्योंकि यह मान लेता है कि कॉन्शियसनेस एक जगह होती है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस है तो कहाँ का सवाल मीनिंगलेस हो जाता है। कार्टेशियन थिएटर सिर्फ स्पेस की गलती नहीं है, यह टाइम की भी गलती है। हम मानते हैं कि एक्सपीरियंस एक एग्जैक्ट मोमेंट पर होता है, प्रोसेसिंग के बाद एक फाइनल कॉन्शियस मोमेंट आता है। डेनेट इसे कहते हैं द मिथ ऑफ द फिनिशिंग लाइन। ब्रेन में कोई भी ऐसी बेल नहीं बजती जो कहे अब यह कॉन्शियस हो गया। प्रोसेसिंग कंटिन्यूअस है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है, कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं, कोई लास्ट फ्रेम नहीं। डेनेट न्यूरोसाइंस का सहारा लेते हैं, लेकिन सिंपलिस्टिक तरीके से नहीं। ये कहते हैं न्यूरोसाइंस हमें दिखाती है कि परसेप्शन स्टेज्ड नहीं है, सिग्नल्स अलग अलग स्पीड से चलते हैं, डिफरेंट फीचर्स अलग समय पर प्रोसेस्ड होते हैं, कलर, मोशन, शेप सब अलग अलग पाथवे से आते हैं। अगर कार्टेशियन थिएटर सही होता तो इन सबको एक जगह एक समय पर सिंक्रोनाइज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब एक निर्णायक लॉजिकल ब्लो, अगर एक ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस को देख रहा हो तो उस ऑब्जर्वर को देखने वाला कौन है? और अगर उसके लिए भी कोई ऑब्जर्वर चाहिए तो यह श्रृंखला कहाँ रुकेगी? डेनेट कहते हैं कार्टेशियन थिएटर इनफिनाइट रिग्रेस पैदा करता है, और कोई थ्योरी जो इनफिनाइट रिग्रेस पर टिकती है एक्सप्लेनेटरी नहीं हो सकती। यह ऑब्जेक्शन लगभग अनिवार्य है। लिसनर कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। डेनेट यहाँ एम्पैथी दिखाते हैं, वे कहते हैं हाँ ऐसा लगता है, लेकिन फीलिंग प्रूफ नहीं है, यह फीलिंग खुद एक्सप्लेन की जाने वाली चीज़ है। और कार्टेशियन थिएटर उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं करता, वह उसे एज्यूम कर लेता है। तो अगर कोई स्टेज नहीं है तो कॉन्शियसनेस क्या है? डेनेट का उत्तर अभी भी पूरा नहीं है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। नो सेंट्रल प्लेस, नो फाइनल मोमेंट, नो इनर ऑब्जर्वर। कॉन्शियसनेस एक डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जो कंपटीशन और कोऑपरेशन में नैरेटिव्स बनाते हैं। यह आइडिया अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल। कार्टेशियन थिएटर को छोड़े बिना क्विलिया मिस्टीरियस लगते रहेंगे, फ्री विल अनसॉल्वेबल लगेगा, सेल्फ मेटाफिजिकल लगेगा। डेनेट का मानना है कि जब तक स्टेज है तब तक इल्यूजन बना रहेगा, स्टेज हटाओ इल्यूजन कोलैप्स होने लगता है। हमने ड्यूअलिज्म को छोड़ा, मेथड बदली, थिएटर को डिसमेंटल किया। अब सवाल ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस क्या नहीं है, अब सवाल है तो फिर कॉन्शियसनेस है क्या? डेनेट का उत्तर अब सामने आने वाला है। अब तक की यात्रा को एक वाक्य में कहा जाए तो हमने धीरे धीरे कॉन्शियसनेस के चारों ओर बने मंच, आत्मा और इनर ऑब्जर्वर को हटाया है। लेकिन अब एक स्वाभाविक बेचैनी पैदा होती है। अगर कोई कार्टेशियन थिएटर नहीं है, अगर कोई फाइनल मूवमेंट नहीं है, अगर कोई सेंट्रल ऑब्जर्वर नहीं है, तो फिर अनुभव होता कैसे है? डेनेट जानते हैं कि यहीं पर ज़्यादातर थ्योरीज
या तो चुप हो जाती हैं या फिर मेटाफिजिक्स में भाग जाती हैं। मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल इसी खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। ड्राफ्ट शब्द यहाँ मेटाफर है। जैसे किसी लेख के कई ड्राफ्ट्स होते हैं, कोई अंतिम नहीं, कोई प्रिविलेज्ड नहीं, वैसे ही ब्रेन में इंफॉर्मेशन के कई इंटरप्रेटिव ड्राफ्ट्स बने रहते हैं। कोई सिंगल वर्जन ऐसा नहीं है जो कहा जाए यही असली कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। कॉन्शियसनेस कोई पब्लिश्ड बुक नहीं है, यह लगातार रीराइट होती हुई मैन्युस्क्रिप्ट है। डैनेट का मॉडल एक बेसिक न्यूरोसाइंटिफिक फैक्ट शुरू होता है। ब्रेन पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। यह एक लाइन में काम नहीं करता। कलर अलग सर्किट में, मोशन अलग सर्किट में, लैंग्वेज अलग सर्किट में, इमोशन अलग सर्किट में। ये प्रोसेसेस अलग समय पर शुरू होती हैं, अलग समय पर ख़त्म होते हैं और कभी-कभी एक दूसरे से अनअवेयर रहते हैं। कार्टेशियन थिएटर यह मानता है कि ये सब अंत में मिलते हैं। मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल कहता है ये कभी अंत में नहीं मिलते, ये जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इंटरेक्ट करते हैं। डीनेट यहाँ एक रेडिकल बात कहते हैं, ब्रेन में कोई फाइनल कट नहीं होता, कोई ऐसा मोमेंट नहीं जब परसेप्शन पूरी होकर कॉन्शियस बन जाती हो। किसी इवेंट का मीनिंग इस बात से तय होता है कि उसने फ्यूचर बिहेवियर, मेमोरी और रिपोर्ट पर क्या प्रभाव डाला। अगर किसी न्यूरल प्रोसेस ने स्पीच को इन्फ्लुएंस किया, एक्शन को गाइड किया, मेमोरी में जगह बनाई, तो वह प्रोसेस कॉन्शियसनेस का हिस्सा कहलाता है। कोई एक्स्ट्रा स्टैम्प नहीं लगता कि अब कॉन्शियस है। डेनेट दिखाते हैं कि हम अनुभव को टाइम में बहुत साफ मानते हैं, लेकिन ब्रेन में टाइम ब्लर्ड है। एक्सपीरियंस मिली सेकंड्स में असेंबल नहीं होते, वे ओवरलैप करते हैं। मल्टीपल ड्राफ्ट मॉडल में कोई एग्जैक्ट अब नहीं है, कोई प्रिसाइज बॉर्डर नहीं है, कोई क्लीन सीक्वेंस नहीं। हम बाद में एक कोहेरेंट टाइमलाइन बना लेते हैं। यह टाइमलाइन एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड नहीं, उसका रिकंस्ट्रक्शन है। डेनेट इल्यूजन्स का सहारा लेते हैं। कई एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि हम किसी स्टिमुलस को पहले गलत इंटरप्रेट करते हैं, फिर सही, लेकिन रिपोर्ट में हमें लगता है कि हमने हमेशा सही देखा, क्योंकि अर्ली ड्राफ्ट्स लेटर ड्राफ्ट्स द्वारा ओवरराइट हो जाते हैं। हम केवल वही वर्जन याद रखते हैं जो नैरेटिव में टिक गया। डेनेट का फेमस दावा है, कॉन्शियसनेस कोई जगह नहीं है, कॉन्शियसनेस एक रोल है। कोई प्रोसेस कॉन्शियस कहलाता है अगर वह डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे, रीजनिंग में आए, फ्यूचर बिहेवियर बदल दे। यह फंक्शनल डेफिनेशन है, लेकिन शैलो नहीं। यह कॉन्शियसनेस को कॉज एंड इफेक्ट के जाल में रखती है। यह सवाल फिर लौटता है। लिसनर पूछता है, ठीक है प्रोसेसेस हैं, ड्राफ्ट्स है, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ है? डेनेट का उत्तर है, एक्सपीरियंस वही ड्राफ्ट्स हैं जिन्होंने कंपटीशन जीत ली। एक्सपीरियंस कोई अलग चीज़ नहीं जो ड्राफ्ट्स के ऊपर बैठी हो। यह बहुत अनसेटलिंग आइडिया है, लेकिन यही आइडिया कार्टेशियन थिएटर को पूरी तरह ख़त्म करता है। अब सबसे कठिन सवाल, अगर कोई सेंट्रल यूनिफायर नहीं है तो एक्सपीरियंस यूनिफाइड कैसे लगता है? डेनेट कहते हैं, यूनिटी इमर्ज होती है, जैसे एक देश बिना राजा के भी एक इकाई की तरह काम कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस कोऑर्डिनेशन से यूनिटी पैदा करते हैं। यूनिटी फेल्ट होती है, लेकिन सेंट्रली क्रिएटेड नहीं होती। यह मॉडल सेल्फ को भी रीडिफाइन करता है। सेल्फ कोई एंटिटी नहीं है, सेल्फ एक सेंटर ऑफ नैरेटिव ग्रेविटी है। यह एक एब्स्ट्रैक्शन है, यूजफुल, रियल, लेकिन मेटाफिजिकल नहीं। सेल्फ वही स्टोरी है जो ब्रेन अपने बारे में लगातार लिखता रहता है। डेनेट स्वीकार करते हैं, मल्टीपल ड्राफ्ट मॉडल सहज रूप से सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि यह इनर विटनेस छीन लेता है। यह प्योर एक्सपीरियंस का प्रिविलेज खत्म कर देता है। यह मिस्ट्री को एक्सप्लेनेशन से रिप्लेस करता है। लेकिन डेनेट कहते हैं, साइंस का काम कंफर्ट देना नहीं है, साइंस का काम समझाना है। अब तक हमने कॉन्शियसनेस को स्टेज से उतार दिया है, सेंटर से मुक्त कर दिया है और प्रोसेस के रूप में समझना शुरू किया है। लेकिन यहाँ आकर लगभग हर लिसनर के मन में एक आखिरी आपत्ति उठती है। वह आपत्ति है कि ठीक है, प्रोसेसेस हैं, ड्राफ्ट हैं, लेकिन अनुभव का फील तो बचता है। लाल का लालपन, दर्द की चुभन, संगीत की मिठास,
यही कहलाता है क्विलिया। डेनेट जानते हैं कि अगर क्विलिया बच गए तो कार्टेशियन थिएटर भले टूट जाए, लेकिन मिस्ट्री बची रहेगी। क्विलिया को आमतौर पर ऐसे डिफाइन किया जाता है कि यह स्वाभाविक है, प्राइवेट है, अकथनीय है, डायरेक्टली असेसिबल है। यानी लाल दिखने का जो लालपन है वह किसी डिस्क्रिप्शन में नहीं आ सकता। दर्द का जो दर्द है वह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह दावा कहता है साइंस बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकती है, ब्रेन प्रोसेसेस मैप कर सकती है, लेकिन क्विलिया को नहीं छू सकती। डेनेट कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती छुपी है। क्या क्विलिया स्टेबल है? अगर क्विलिया सच में स्वाभाविक और फिक्स्ड है तो वे कंसिस्टेंट होने चाहिए। डेनेट एक्सपेरिमेंट्स और एग्जाम्पल्स लाते हैं। लोग अपने कलर एक्सपीरियंस को लेकर समय के साथ रिपोर्ट्स बदलते हैं। ट्रेनिंग और अटेंशन से अनुभव बदल जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस एक्सपीरियंस को रीशेप कर देती है। तो सवाल उठता है, अगर क्विलिया इम्यूटेबल है तो वे इतने लचीले क्यों हैं? क्विलिया की रक्षा अक्सर इंट्रोस्पेक्शन पर टिकी होती है। मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। डेनेट कहते हैं लोग अपने बिलीफ्स के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं। इंट्रोस्पेक्शन हमें एक्सपीरियंस की फाइनल ट्रुथ नहीं देता, वह एक रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट्स हेट्रोफिनोमेनोलॉजी में एक्सप्लेन किए जाते हैं, पूजे नहीं जाते। डेनेट क्विलिया की सबसे कोर प्रॉपर्टी पर वार करते हैं, स्वाभाविकता। वे कहते हैं अगर कोई एक्सपीरियंस सच में स्वाभाविक है तो वह कॉन्टेक्स्ट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अनुभव कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। मूड बदलते ही म्यूजिक बदल जाता है, एक्सपेक्टेशन बदलते ही टेस्ट बदल जाता है। तो क्या बदल रहा है, क्विलिया या हमारी इंटरप्रिटेशन? डेनेट कहते हैं जिसे हम स्वाभाविक मानते हैं वह एक्चुअली संबंधित है। अब हम पहुंचते हैं फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बीज़। ज़ॉम्बीज़ वह प्राणी है जो बिल्कुल इंसान जैसा व्यवहार करता है, बोलता है, हंसता है, दर्द से बचता है, लेकिन उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट कहता है अगर ज़ॉम्बी लॉजिकली पॉसिबल है तो कॉन्शियसनेस फिजिकल प्रोसेसेस से अलग है। डेनेट का उत्तर सीधा है, ज़ॉम्बी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। डेनेट कहते हैं अगर कोई क्रिएचर हर सिचुएशन में कॉन्शियसनेस की बात करता है, रिपोर्ट्स देता है, डिसीजन लेता है, बिहेवियर एडजस्ट करता है, तो वही प्रोसेसेस कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं। ज़ॉम्बी को इमेजिन करने के लिए हम सीक्रेटली कार्टेशियन थिएटर वापस ला देते हैं। हम मान लेते हैं सब कुछ हो रहा है, बस इनर लाइट नहीं जली। डेनेट कहते हैं यह डिस्क्रिप्शन कोहेरेंट नहीं है, यह एक इंट्यूशन पंप है, आर्गुमेंट नहीं। अब आते हैं मैरीज रूम। मैरी एक साइंटिस्ट है जो कलर विज़न के सारे फैक्ट जानती है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट कमरे में रहती है। जब वह बाहर आती है और लाल देखती है, क्या वह कुछ नया सीखती है? क्विलिया डिफेंडर्स कहते हैं हाँ, वह व्हाट इट इज़ लाइक सीखती है। डेनेट यहाँ कहते हैं मैरी नई एबिलिटी गेन करती है, न कि नया फैक्ट। वह रिकॉग्नाइज करना सीखती है, रिमेंबर करना सीखती है, यूज़ करना सीखती है। यह डिफरेंस नॉलेज और स्किल का है, फैक्ट्स का नहीं। डेनेट बार बार एक बात दोहराते हैं, हम कॉन्शियसनेस को एक इनर ग्लो की तरह इमेजिन करते हैं, जैसे बिहेवियर आउटसाइड है, क्विलिया इनसाइड लाइट। लेकिन यह मेटाफर कार्टेशियन थिएटर का ही एक नया वर्जन है। डेनेट कहते हैं कोई एक्स्ट्रा ग्लो नहीं है, जो कुछ एक्सप्लेन करने लायक है वह ऑलरेडी प्रोसेसेस में मौजूद है। यहाँ डेनेट को सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। वे यह नहीं कहते कि आपका दर्द फेक है, वे कहते हैं दर्द रियल है, लेकिन उसके बारे में जो मेटाफिजिकल कहानी हम सुनाते हैं वह गलत है। क्विलिया कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं है, वे वही हैं जो ब्रेन करता है, उसी तरह जैसे डाइजेशन पेट के बाहर कोई चीज़ नहीं है। डेनेट थॉट एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट नहीं करते, वे उन्हें डेंजरस मानते हैं क्योंकि वे इंट्यूशन को एम्पलीफाई करते हैं बिना रियलिटी चेक के। ज़ॉम्बी, मैरी, इन्वर्टेड स्पेक्ट्रम, ये सब हमें यह महसूस कराते हैं कि कुछ बच गया है। डेनेट कहते हैं वह फीलिंग एविडेंस नहीं है, वह एक कॉग्निटिव हैबिट है। अब एक आखिरी बड़ा प्रश्न बचता है, अगर कॉन्शियसनेस एक्सप्लेनेबल है
अगर सेल्फ नैरेटिव है, अगर एक्सपीरियंस प्रोसेस है, तो फ्री विल का क्या? लगभग हर लिसनर के भीतर एक चिंता जन्म लेती है। अगर यह सब सच है, तो मैं कौन हूँ? और क्या मैं सच में चूज़ करता हूँ? डेनेट समझते हैं, फ्री विल पर बात करते समय सिर्फ आर्गुमेंट नहीं, एग्जिस्टेंशियल स्टेक्स भी शामिल होती है। फ्री विल पर पारंपरिक सवाल यह रहा है, क्या हम कैजुअली डिटरमाइंड यूनिवर्स में फ्री हो सकते हैं? डेनेट कहते हैं, यह सवाल ही गलत फ्रेम में पूछा गया है, क्योंकि यह मान लेता है कि फ्री विल का मतलब है कॉजेशन, यानी कार्य कारण सिद्धांत से बाहर होना, नेचर के नियमों से मुक्त होना। डेनेट इसे कहते हैं मेटाफिजिकल फ्री विल, और वे साफ कहते हैं ऐसी फ्री विल की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनिज्म से हमें डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है अगर मेरे एक्शंस के कॉजेज हैं तो मैं ऑथर नहीं हूँ। लेकिन डेनेट यहाँ एक सटल डिस्टिंक्शन करते हैं। वे कहते हैं कारण होना जिम्मेदारी ख़त्म नहीं करता। असल सवाल ये है कि कौन से कारण। अगर एक्शन मेरे बिलीफ से, मेरे डिज़ायर से, मेरी रीजनिंग से निकला है, तो वही तो ऑथरशिप है। डेनेट खुद को कंपैटिबलिस्ट कहते हैं। कंपैटिबिलिज्म यह कहता है फ्री विल और डिटर्मिनिज्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। फ्री विल का अर्थ है रीजन पर एक्ट करना, कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, अल्टरनेटिव्स को तोलना और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करना। यह एबिलिटीज़ बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन का परिणाम है। मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल यहाँ वापस आता है। चॉइसेस कोई इंस्टेंट इवेंट्स नहीं हैं, वे प्रोसेसेस हैं। ब्रेन अलग अलग ड्राफ्ट्स बनाता है, इम्पल्सेस, वार्निंग्स, रीजन्स, सोशल कंस्ट्रेंट्स। जो ड्राफ्ट बिहेवियर तक पहुँचता है वही चॉइस कहलाता है। कोई इनर चूज़र नहीं है, लेकिन चूजिंग रियल है। अब सेल्फ की बात। डेनेट कहते हैं सेल्फ कोई चीज़ नहीं है, सेल्फ एक नैरेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे फिजिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई एटम नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन में रियल होता है, वैसे ही सेल्फ वह कहानी है जो ब्रेन अपने एक्शंस, मेमोरीज और प्लान्स को जोड़कर बनाता है। हम अपने बारे में कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूँ, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसा करूँगा। ये स्टेटमेंट्स एक कोहेरेंट स्टोरी बनाते हैं। कॉन्शियसनेस इस स्टोरी को लगातार अपडेट करती है। सेल्फ कोई स्टैटिक एंटिटी नहीं है, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। आम आपत्ति यही होती है, अगर सेल्फ सिर्फ नैरेटिव है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? डेनेट कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेटाफिजिकल सोल से नहीं आती, वह सोशल प्रैक्टिस से आती है। हम एजेंट्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं क्योंकि वे रीजन समझ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से सीख सकते हैं और फ्यूचर बिहेवियर बदल सकते हैं। यह एबिलिटीज़ ही मॉरल एजेंसी की नींव है। डेनेट स्वीकार करते हैं सेल्फ एक इल्यूजन है, लेकिन यह इल्यूजन गलत नहीं है, यह एक यूज़र इल्यूजन है। जैसे डेस्कटॉप आइकन कंप्यूटर नहीं है, लेकिन यूज़फुल है। सेल्फ भी ऐसा ही है। यह व्यू थ्रेटनिंग लगता है क्योंकि यह स्पेशल सोल छीन लेती है। यह एब्सोल्यूट फ्रीडम का वादा नहीं करता और यह हमें नेचर के भीतर रखता है। लेकिन डेनेट कहते हैं यही ऑनेस्टी है, यह हमें जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती बल्कि ग्राउंडेड बनाती है। हम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां यह यात्रा समाप्त होती है, लेकिन सोच समाप्त नहीं होती। इस पूरी लेक्चर में हमने कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे उसके रहस्यमय सिंहासन से उतारा, बिना उसे ट्रिवियल बनाए। अब समय है पीछे मुड़कर देखने का। क्या डैनियल डेनेट सफल हुए? क्या उन्होंने सच में कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया, या उन्होंने बस उसके बारे में बात करने का तरीका बदल दिया? डेनेट का केंद्रीय दावा अब साफ दिखाई देता है, कॉन्शियसनेस कोई एक्स्ट्रा मेटाफिजिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, यह ब्रेन के भीतर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्पिटिटिव नैरेटिव प्रोसेसेस का परिणाम है। नो कार्टेशियन थिएटर, नो इनर ऑब्जर्वर, नो स्वाभाविक क्विलिया, नो मेटाफिजिकल फ्री विल। और फिर भी एक्सपीरियंस रियल है, सेल्फ मीनिंगफुल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटैक्ट है। डेनेट की एम्बिशन कॉन्शियसनेस को छोटा करना नहीं थी, उसे न्यूट्रलाइज करना थी। कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड एक समाधान से ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट है। इस किताब के बाद वेयर इज़ कॉन्शियसनेस जैसे सवाल सस्पेक्ट हो गए। फर्स्ट पर्सन इनफेलिबिलिटी को चैलेंज मिला। थॉट एक्सपेरिमेंट्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट कम हुआ। डेनेट ने डिबेट का सेंटर शिफ्ट किया, एक्सपीरियंस से प्रोसेस की ओर, मिस्ट्री से एक्सप्लेनेशन की ओर।
डेनेट के क्रिटिक्स का सबसे प्रसिद्ध आरोप, आपने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं किया, आपने उसे एक्सप्लेन अवे कर दिया। यह आरोप कहता है समथिंग एसेंशियल मिसिंग है, द फील बच नहीं पाया, लिव्ड एक्सपीरियंस इवेपोरेट हो गया। डेनेट का उत्तर, अगर कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन के बाद गायब हो जाती है तो शायद वह इल्यूजन थी, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं इल्यूजन भी एक्सपीरियंस ही है। कई फिलोसफर्स कहते हैं डेनेट ने हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस को डॉज किया। एक्सप्लेनेशन मिलती है कि ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन यह नहीं कि एक्सपीरियंस क्यों होती है। डेनेट का रेडिकल जवाब, हार्ड प्रॉब्लम एक गलत प्रॉब्लम है। यह कार्टेशियन थिएटर के अजम्पशन से पैदा हुआ है। अगर आप एक्स्ट्रा ग्लो खोज रहे हैं तो वह नहीं मिलेगा, क्योंकि वह था ही नहीं। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं आप जितना चाहें डिसमेंटल करें, लेकिन लाल का लालपन तो बचता है। डेनेट यहाँ बहुत सख्त हैं। अगर आप उस लालपन के बारे में कोई टेस्टेबल डिफरेंस नहीं दिखा सकते तो आप मेटाफिजिक्स कर रहे हैं, साइंस नहीं। यह स्टांस कई लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन डेनेट का मानना है कंफर्ट फिलॉसफी का लक्ष्य नहीं है। डेनेट की थ्योरी की 3 बड़ी स्ट्रेंथ हैं। पहली है, यह न्यूरोसाइंस से कंपैटिबल है, कोई गोस्ट नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। दूसरी, यह कॉन्शियसनेस को एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क में रखती है। तीसरी, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजेंसी और मीनिंग को बचाकर रखती है, बिना मेटाफिजिक्स के। यह रेयर कॉम्बिनेशन है। डेनेट भी यह दावा नहीं करते कि सब कुछ सॉल्व हो गया, कुछ सवाल खुले रहते हैं। नैरेटिव फॉर्मेशन के न्यूरल डिटेल्स, यूनिटी का एग्जैक्ट मैकेनिज्म, सोशल और कल्चरल लेयर्स की डेप्थ। डेनेट का योगदान आंसर से ज़्यादा कंस्ट्रेंट देता है। यह बताता है कि कौन से आंसर नहीं हो सकते। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से बढ़ रही है, ब्रेन मशीन इंटरफेसेस बन रहे हैं, कॉन्शियसनेस इथिक्स का मुद्दा बन रही है, डेनेट का फ्रेमवर्क हमें सोबर रहने को कहता है। यह चेतावनी देता है कि मानवकृत शॉर्टकट से बचो, मिस्ट्री वर्शिप से दूर रहो, एक्सप्लेनेशन से मत डरो। इस लेक्चर का लक्ष्य आपको डेनेट का फ्लावर बनाना नहीं था, लक्ष्य था आपकी इंट्यूशंस को शेक करना। अगर अब मैं कम सॉलिड लगता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड लगती है, फ्रीडम ज़्यादा सूक्ष्म लगती है, तो यह लेक्चर सफल है। डेनेट कहते हैं फिलॉसफी का काम बिलीफ्स देना नहीं, बिलीफ्स को एग्जामिन करना है। एक अंतिम प्रश्न बचता है, क्या मिस्ट्री पूरी तरह ख़त्म हो गई? नहीं, लेकिन मिस्ट्री अब अंधकार नहीं है, यह फ्रंटियर है। डेनेट मिस्ट्री को विज्ञान के बाहर नहीं फेंकती, वे उसे काम में बदल देते हैं। कॉन्शियसनेस कोई चमत्कार नहीं, लेकिन ट्रिवियल भी नहीं। यह एवोल्यूशन की सबसे जटिल उपलब्धि है, एक ऐसी अचीवमेंट जो खुद को समझने की कोशिश कर रही है, और शायद यही सबसे दिलचस्प है। धन्यवाद।